हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या बेन बस पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट सोबिल मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो कैसी चल रही है पढ़ाई हम लोग आप लोगों की बताएंगे सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे से रिवीजन चल रहा होगा, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे आप लोग, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। इसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे और लगभग एसिड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एसिड की प्रॉपर्टी, एसिड क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ एसिड, ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेस के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट बचा है। वैसे तो मतलब एकेडमिक लेवल पे तो बहुत कम पूछा गया है अभी तक, उसके बारे में पूछा ही नहीं गया है कभी। लेकिन हाँ, एक दो बार एसएससी जैसे एग्जामों में वहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा मतलब आप लोग उसे जानते हैं, बस केवल नाम के बारे, नाम का डिफरेंस है, केवल नाम एक बार सीख लीजिए और उसके बारे में आप लोगों को पता तो है ही। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, जितना एसिड के बारे में पढ़ लिया है, तो उस हिसाब से अभी आप लोग ही आंसर बताएंगे उसका कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, लेकिन तब भी हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। ये देख लेते हैं, बस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। बस 1-2 मिनट का टॉपिक है और यही बताना है कि लेकिन यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक कंपटीशन की दुनिया में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आज तक एकेडमिक लेवल पे इतना अच्छा मतलब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना है। टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें पहला देखो है मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, बस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट और अभी आप लोग इसके बारे में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी खुद आप अपने आप आंसर बताएंगे इसका क्या क्या होता है। देखो, मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब है, मोनो मीन्स होता है एक, मोनो मीन्स क्या होता है एक, मोनो मतलब होता है एक। ऐसा कोई भी एसिड जिसके अंदर सिंगल हाइड्रोजन हो, वन हाइड्रोजन हो, केवल सिंगल हाइड्रोजन प्रेजेंट, केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन जिसके अंदर प्रेजेंट हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जैसे बताओ आप लोग, जिसके अंदर केवल एक ही हाइड्रोजन हो, जैसे HCl, HCN, HBr, ये सभी कैसे हो गए, ये सभी हो गए मोनोप्रोटिक एसिड। कैसे हो गए, मोनोप्रोटिक एसिड हो गए। इसके अलावा और एक लिख सकते हैं HNO3, होता है ना नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मोनोप्रोटिक एसिड मतलब होता है जिसके अंदर केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। और यहाँ से एक बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है, विच वन ऑफ इज मोनोप्रोटिक एसिड, विच वन ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड। और उसमें शायद दिया हुआ था HCN दिया था या HCl दिया था, कुछ ऐसे दिया था, ऑप्शन अभी याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना कंफर्म है, यहाँ से एसएससी में एग्जाम एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे हम लोग डाईप्रोटिक एसिड। कौन सा, डाईप्रोटिक एसिड। डाईप्रोटिक एसिड, डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब दो, टू मतलब टू हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जिसके अंदर, वो कैसा हो जाएगा, टू हाइड्रोजन प्रेजेंट, टू हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, टू हाइड्रोजन प्रेजेंट, टू हाइड्रोजन प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हो गए H2SO4। कौन सा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCOOH, फार्मिक एसिड। कौन सा, फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। ठीक है, H2SO4 हो गया, HCOOH हो गया, या H2CO3 कार्बोनिक एसिड हम लोगों ने पढ़ा था, H2CO3। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस इतना जानकारी रखो जिसके अंदर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जिसके अंदर दो हाइड्रोजन हो वो कौन सा होगा, डाईप्रोटिक एसिड होगा। जिसके अंदर केवल एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो होगा मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक है, अब आ जाओ ट्राईप्रोटिक एसिड पे। तीसरा है ट्राईप्रोटिक। ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। ट्राईप्रोटिक एसिड मतलब इसके अंदर कितने हो जाएंगे, तीन हाइड्रोजन हो जिसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, ट्राईप्रोटिक। इसका एग्जांपल 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट।
कितने 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जिसके अंदर, तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्राइप्रोटिक एसिड। इसका एग्जाम्पल H3PO4, फास्फोरिक एसिड हम लोग इसे बोलते हैं। H3PO4 इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड हिंदी में लिखने लग गए, फास्फोरिक एसिड लिखना था अंग्रेजी में हम लोगों को। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी आ जाएंगे वो पॉलीप्रोटिक एसिड हो जाएंगे। 3 से अधिक जहाँ पे हो जाएं वो हो जाएंगे सभी पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है। मोर देन 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट, मोर देन 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट, मोर देन 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट, मोर देन 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल जैसे एक देखते हैं, एसिटिक एसिड जैसे होता है CH3COOH क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कोई भी ले लो, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ऐसे जो एसिड होंगे जिसमें मोर देन 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसे हम लोग बोलेंगे जैसे कि पॉलीप्रोटिक एसिड हम लोग उसे बोलेंगे। इसका एग्जांपल होगा CH3COOH। इसके अलावा C6H5OH, ठीक, ऐसे बहुत सारे, कोई भी एक एग्जांपल लिख लो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे। तो इस तरह के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे सब, ये मोनोप्रोटिक एसिड पता चल गया जिसके अंदर क्या हो, केवल एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जैसे HCl हो गया, HCN हो गया, HBr हो गया, HNO3 हो गया। डाइप्रोटिक एसिड मतलब 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, H2SO4, HCOOH, H2CO3, देखो H 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ट्राइप्रोटिक एसिड मतलब 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जिसके अंदर, जैसे H3PO4। पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब मोर देन 3 जिसके अंदर हो, 3 से ज़्यादा हो जिसके अंदर हाइड्रोजन, उसे हम लोग बोलेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है। अब इतना नोट कर लो। इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं बेस की तरफ अपना। अब चैप्टर स्टार्ट होगा बेस। अभी तक हम लोगों ने समझा हाइड्रोजन क्या एसिड क्या होता है, अब हम लोग बढ़ेंगे बेस की तरफ। एसिड की लगभग कंप्लीट जानकारी हम लोग ले चुके हैं। एकेडमिक लेवल तक की, जो हाई स्कूल तक की जितनी जो ज़रूरी जानकारी थी उतनी हम लोग ले चुके हैं। और यहाँ से हम लोगों ने NDA, CDS और SSC, UP पुलिस, ये सभी एग्ज़ामों के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ले ली है। अगर आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे तो केमिस्ट्री कहीं भी दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना यहाँ हम लोग कम्प्लीटली जानकारी लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है इतना नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं और बढ़ते हैं अपने बेस की तरफ। बेस क्या होता है, अब हम लोग जानकारी लेंगे बेस की। इस समय सर्दी का मतलब खांसी जुखाम, फीवर, कफ, कोल्ड का मौसम चल रहा है, तो सभी लोग फीवर से बचेंगे, कफ से बचेंगे। और शाम को हल्का, या मॉर्निंग शाम को ही ले लो, 1 गिलास गर्म पानी डेली हम लोगों को पीना है, ठीक है। ताकि ये जुकाम बुखाम इस समय जो हो रहा है बरसात के मौसम में, जो वायरल चल रहा है, उससे हम लोग बचे रहें, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बेस की तरफ। उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ, फिर हम लोग बढ़ते हैं बेस की तरफ, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सभी लोग पानी पीते रहें। पानी का बहुत इम्पोर्टेंस होता है हम लोगों के लिए। पानी से ही ब्लड बनता है। ब्लड के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है ना। और वाटर होता है हम लोगों के टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर उसे भी मेंटेन रखता है बाई स्वेटिंग, पसीने के द्वारा या यूरिन के द्वारा ही सब लोग जो गंदगी होती है वो सब निकालता रहता है, ठीक है। अब आ जाओ बेस की तरफ। अब हम लोग बेस की तरफ बढ़ते हैं। और बेस क्या होते हैं, बेस आर दो सबस्टांसेस, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। बेस आर दोज सबस्टांसेस which gives OH negative ions। कौन सा? OH negative ions, which gives OH negative ions in aqueous solution
इक्वल्स सॉल्यूशन। ठीक है, देखो एसिड क्या था, एसिड दे रहा था H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन, और ये कौन सा आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन सा, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो बेस होंगे, और जो H पॉजिटिव आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, वो उन्हें हम लोग बोलेंगे एसिड कहेंगे। ठीक है, एसिड कैसे थे, वो थे बिटर, मतलब वो थे सॉवर इन टेस्ट एसिड, और बेस और बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट मतलब जैसे करेला का होता है, करेला हम लोग खाते हैं ना, बेस और बिटर इन टेस्ट कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, दे और शॉपी इन टच, शॉपी इन टच, शॉपी इन टच, इन टचिंग। मतलब शॉपी का मतलब होता है जैसे साबुन होता है हाथ से फिसल जाता है, मतलब क्या होगा, स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी मतलब फिसलने वाले होते हैं, हाथ में आएंगे फिसल जाते हैं। ठीक है, दे आर सॉपी इन टचिंग, वो टचिंग करने पर सॉपी होते हैं, मतलब निकल जाते हैं, हाथ से छूट जाते हैं। जैसे साबुन होता है, साबुन जैसे नहाते टाइम पे हम लोग लगाते हैं तो हाथ से निकल जाता है, चिकना होता है, ऐसे मतलब समझो चिकना होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करते हैं, टर्न्स, ये वो क्या करते थे, ब्लू को एसिड क्या करते थे, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते थे, और ये टर्न्स रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस इनटू ब्लू, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते थे और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए ये बेस। बेस क्या है, पहला पॉइंट बेस का, एक्को सोल्यूशन में OH निगेटिव आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये बिटर होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। तीसरा पॉइंट होता है दे आर सॉपी इन टच, टचिंग करने पे वो क्या होते हैं, टचिंग करने पे सॉपी होते हैं, स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं, तो हाथ से फिसल जाते हैं, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे लिखो, इतना लिखो, फिर और थोड़ी जानकारी लेते हैं बेस के बारे में। जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, हर एक चीज़ के नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, बिना नोट्स के कुछ भी नहीं हो सकता है। जो जितना यहाँ लिखाया जाए तुरंत ही उसके नोट बनाओ, नोट्स बनाओ अपने, बढ़िया एक कॉपी, अच्छी कॉपी लो जिस पे नोट्स चलते रहे, तुम्हारे 5 साल 10 साल वो रखे रहें, ऐसे ही ख़राब ना हो, उनकी सिक्योरिटी रखो, ताकि आगे जब हम लोग कभी पढ़ें तो हम सिर्फ इन्हें देखें, नोट्स को देखें और तुरंत ही रिवीजन हो जाए कि हाँ इतना होता है। और एकेडमिक लेवल पे तो नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों, हमें नंबर किसके मिलते हैं, लिखने के ही नंबर मिलते हैं। ठीक है, एकेडमिक पे तो बहुत ज़रूरी होते हैं। इतना उम्मीद है इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कल देखो हम लोगों ने जानकारी ली थी कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सब बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि मेटल ऑक्साइड्स और मेटल ऑक्साइड्स, एक उसके एग्जाम्पल भी देखे थे कि सभी नहीं होते हैं। मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर मतलब जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। इसका एक्सेप्शन भी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। इसका एक्सेप्शन क्या लिखा था, एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड हैं वो सभी कैसे हैं, एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक, ये हम लोगों ने देखा भी था, एम्फोटेरिक। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था, नोट भी किया था। इसके अलावा एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये भी कैसा होता है, बेरिलियम ऑक्साइड, जो कि एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ये भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट जो कि एक बहुत अच्छा मेटल होती है, लेकिन इसका ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, इतना नोट कर लिया।
मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। और देखो बेस क्या होता है। बेस इज ए सबस्टेंस, बेस इज अ सबस्टेंस, बेस इज अ सबस्टेंस which neutralize an acid, which neutralize an acid। किसी भी एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल बना देता है उसे। तो बेस एक ऐसा सबस्टेंस है जो किसी भी एसिड को, जो कोई भी एसिड हो, उसे न्यूट्रलाइज बना देगा, उसे न्यूट्रल बना देता है। ठीक है, इतना लिख लिया है, उम्मीद है। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक जानकारी और लेते हैं। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके और साल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को यही लिखना है, इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तुरंत कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वो भी बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे Na2CO3 हो गया, Na2CO3 हो गया है ना। तो मेटल कार्बोनेट जो भी होते हैं, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सभी कैसे होते हैं। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट और also basic in nature, also basic in nature। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जैसे क्या होता है, Na2CO3, हम लोगों ने उस दिन रिएक्शन भी इसकी देखी थी, जब एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी तो यहाँ से NaCl कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, NaHCO3। ये सभी कैसे हो गए, ये सभी कैसे हो गए, बेसिक नेचर के हैं। कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होता है, मम्मी जब कभी घरों में देखा होगा, मधुमक्खी जो हम लोगों को काट लेती है, मधुमक्खी के काटने के बाद मम्मी कहती हैं सोडा रखा होगा, सोडा लगा लो। वहाँ पे जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा होगा वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे सोडा का इस्तेमाल करो, आप सोडा लगा वहाँ पे यूज करो, जिससे क्या हो, वो ख़त्म, मतलब उसका पेन जो होगा वो पेन ख़त्म हो जाता है। सोडा क्या होता है, Na2CO3 होता है। और एक ऐसा होता है बेसिक होता है। और मधुमक्खी के डंक में हम लोगों ने जानकारी ली थी कि वहाँ पे कौन सा एसिड होता था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वहाँ मधुमक्खी के डंक, जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें एक एसिड होता है, तो बताएंगे आप लोग वहाँ कौन सा एसिड होता है, कमेंट करके बताना है। तो वो एसिड जो था वो न्यूट्रल हो जाता था, क्योंकि एसिड प्लस बेस न्यूट्रल रिएक्शन, और हम लोगों का जो पेन होता है या जो इरिटेटिंग होती है वो सब खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। इतना बेस के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है, इतना नोट करो। फिर हम लोग एल्कली देखते हैं कि एल्कली भी क्या होता है। कई बार हम लोगों ने शब्द सुना है एल्कली भी कुछ होता है, और उसे भी हम लोग बेस ही बोलते हैं। एक्चुअली एल्कली जो होता है वो बेस ही होता है, लेकिन ऐसा बेस होता है जो क्या हो, जो पानी में सोल्यूबल हो, जो H2O में घुल जाता हो, सोल्यूबल हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्कली। ठीक है, एल्कली किसे बोलते हैं, एल्कली। अब हम लोग देखते हैं एल्कली, इसके बारे में कई बार हम लोगों ने देखा है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे दोज स्ट्रॉन्ग बेसेस which are soluble in H2O, मतलब वाटर, which are soluble in water is called alkali। क्या कहते हैं उन्हें ही, एल्कली। एक ऐसा बेस जो पानी में क्या हो, सोल्यूबल हो, जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं एल्कली बोलते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हो गया, इसका एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये सभी कैसे हो गए, ये सभी एल्कली हैं और ये सभी पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं, इसके
दूसरी डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं, वाटर वाटर सोल्यूबल बेसिस वाटर सोल्यूबल बेसिस और कॉल्ड एल्कली। और यहाँ से ऑप्शन में क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट इज एल्कली। जब हम लोगों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन मिल सकता है व्हाट इज एल्कली। तो वाटर सोल्यूबल बेसिस या वाटर सोल्यूबल स्ट्रॉन्ग बेसिस, वहाँ पे कुछ न कुछ दिया होगा। तो हम लोगों को ऑप्शन देखना है और अपना सही आंसर जो है वो हम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो है वो हम लोगों को टिक करना है, ठीक है, वही हम लोगों को लगाना है। इसके अलावा और भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, नाम सुना होगा इसका, इनोडाइजीन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा NH4OH, ये भी क्या हो जाएगा, ये सभी जो होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, एल्कली होते हैं, एल्कली वाटर सोल्यूबल होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्कलीज और ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, एल्कलीज और ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या होंगे, एल्कलीज और ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेसिस। एल्कली जो हैं वो हमेशा और हमेशा कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ठीक है। तो इतना नोट करो एल्कली के बारे में। एल्कली समझ आ गया क्या है, ऐसा बेस। एल्कली क्या है, एक ऐसा बेस जो क्या हो, जो वाटर सोल्यूबल हो, जो पानी में डिजॉल्व हो जाता हो, जो पानी में घुल जाता हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं एल्कली। एक ऐसा बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाए, जो वाटर में सोल्यूबल हो, वाटर में घुल जाता हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं एल्कली। एल्कली क्या है, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। वाटर में घुलने वाले जो इस बेस हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एल्कली। और एल्कली हमेशा ही हमेशा स्ट्रांग बेस होते हैं, एल्कली हमेशा स्ट्रांग बेस होते हैं, ठीक है। इतना नोट करो। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है, जो कि कंपटीशन में बहुत, और यहाँ से कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन बनते हैं एल्कली से। व्हाट इज एल्कली, एल्कली क्या है, वाटर सोल्यूबल बेसिस, वाटर सोल्यूबल बेसिस। ये एकेडमिक में भी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बनता है। इसके अलावा जो कंपटीशन की दुनिया में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, जितने भी एल्कली होते हैं, लाइन सुनना क्या है, जितने भी एल्कली होते हैं वो सभी बेसिस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस एल्कली नहीं होते, सभी बेसिस एल्कली नहीं होते। जितने भी एल्कली होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते। लाइन लिखेंगे, ऑल एल्कलीज और ऑल एल्कलीज और बेसिस, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis, क्या समझे, सभी एल्कली तो बेस होते हैं, सभी एल्कली तो बेस होते हैं, परंतु लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते। केवल वही बेस एल्कली होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल हों, जो वाटर के अंदर घुल जाते हों, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हों, समझे। सभी एल्कली तो बेस हैं, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते, क्योंकि सभी बेस जो होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो पानी के अंदर डिजॉल्व भी हो जाएं, जो वो पानी के अंदर घुल जाएं। केवल वही बेस एल्कली होंगे जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हों, जो पानी के अंदर घुल जाते हों, जो पानी में सोल्यूबल हों। केवल वही बेस जो हैं वो क्या होंगे, एल्कली होंगे, ठीक है। उम्मीद है एल्कली समझ आया होगा, कंप्लीट रूप से एल्कली समझ आया होगा, और ये लाइन भी नोट कर ली होगी। इसे हाईलाइट करके नोट करना है, रेड पेन से या ग्रीन पेन से यूज करके यहाँ पे नोट करना है कि जो सभी एल्कली जो होते हैं वो बेस होते हैं, परंतु सभी जो बेस हैं वो एल्कली नहीं होते, ठीक है। नोट कर लिया होगा उम्मीद है। अब हम लोग बेस की प्रॉपर्टी देखते हैं, बेस की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। अब हेडिंग बनाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग बनेगी हम लोगों की प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्या बनेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस।
बेसिस की प्रॉपर्टी के बारे में अब हम लोग जानकारी लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के बनते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो हम लोगों का या स्टेट एग्ज़ाम, जो भी मतलब जहाँ भी देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी टर्न्स या चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड लिटमस पहली प्रॉपर्टी इनटू ब्लू। रेड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। पहली इसकी हो गई रेड लिटमस को ब्लू में। दूसरी बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, जैसे कड़वा खीरा कभी कभी आता है वैसे ही होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू, बेटर इन टेस्ट। इसके अलावा शॉपी इन टच, क्या? शॉपी इन टच, शॉपी इन टच, टच करने पे कैसे होते हैं? शॉपी होते हैं, शॉपी होते हैं। चलिए 3 प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। अब इसमें कौन सा आयन होगा भाई? OH निगेटिव आयन। मूवमेंट ऑफ आयंस, कौन सा आयन? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर OH निगेटिव आयन। ठीक है, तो एक्व सोल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, इसके अंदर आयन जो प्रोड्यूस होंगे, जब आयन प्रोड्यूस होंगे वो फ्लो होगा। जब आयनों का फ्लो होता है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, आयनों के फ्लो होने से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, इतना नोट करो। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता, देखो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंक, जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली थी, वो एक आए थे साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन से? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इन्होंने ही जानकारी दी थी कि जो लाइट फ्लो होती है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव आयन बनते हैं वही पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, निगेटिव चार्ज या आयंस कह लो, कुछ भी कह लो, निगेटिव चार्ज या आयंस, इसके बारे में जो हमें जानकारी दी थी, कॉन्सेप्ट was given by him। जो पॉजिटिव और निगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इन्होंने बताया था, क्योंकि चार्जों के जो प्रवाहन होने से इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग के बारे में इन्होंने ही बताया था सबसे पहले, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही। तो देखो इन्होंने जानकारी दी पॉजिटिव और निगेटिव जो आयंस होंगे, जो चार्ज होंगे, उसी के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और यहाँ भी जो आयंस बनेंगे, OH निगेटिव आयन बनेगा तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया था। ठीक है, उम्मीद है इतना नोट किया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1-2 रिएक्शंस देखते हैं इसकी, रिएक्शन के बारे में। जब क्या होगा जब जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्शन करे या एसिड के साथ रिएक्शन होगी, तो उसके बारे में अब हम लोग जानकारी लेते हैं। नोट करो इतना। और वो एक ऐसे जैसे हमने बनाया है, साइड में एक कॉपी पे नोट कर लेना कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो आयंस या कॉन्सेप्ट है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का। रेलवे जैसे एग्जामों में बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है कि पॉजिटिव और निगेटिव जो आयंस का टर्म है वो किसने दिया था, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था सबसे पहले। तो आप लोगों को बताना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो सभी कंपटीशन नीट लेवल तक हम लोग बढ़ रहे हैं। नीट और जेई की जो तैयारी करोगे आप लोग वहाँ जाके, तो जब वहाँ के नोट्स आप देखिएगा और यहाँ के नोट्स मैच करिएगा तो 99% सिमिलर मिलेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को इतना अपर लेवल तक पढ़ना भी तो नहीं है ना। जितना पढ़ना है यहाँ तक उतना हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहीं से बेसिक जो होता है ना, बोलते हैं फाउंडेशन, जो नीट और इसकी जो फाउंडेशन होती है 9 से लेके जो हम लोग पहुँचते हैं, जो लोग तैयारी करने जाते हैं, जैसे कोई PW जाता है या LN में जाता है, तो वहाँ भी फाउंडेशन बैच होता है। फाउंडेशन का मतलब ही होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करना, बिल्कुल शुरुआत करना, बिल्कुल जीरो से लेकर अपर लेवल तक जाने को ही फाउंडेशन से लेकर
हीरो तक जाते हैं, मतलब 0 टू हीरो बैच। ये हम लोगों की क्लासेस भी वैसी हैं, 0 टू हीरो। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेकर आपको पहुँचाना है यहाँ तक, ताकि नीट लेवल जैसे एग्ज़ाम जो कि हम लोग लाखों रुपए फीस दे के कवर करते हैं, वहाँ पे हम लोग यहाँ बिल्कुल फ्री में पढ़ के और नीट जैसे एग्ज़ामों को क्रैक करें। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है। जब आप लोग अभी थोड़ा मतलब कुछ दिन रुकना है, जब फाउंडेशन बैच बिल्कुल, जब फर्स्ट ईयर और 12th क्लास 11 तो क्लास 12th की केमिस्ट्री था, वहाँ देखना पढ़ाने का मज़ा, वो अच्छी चीज़ें। वहाँ पे कॉन्सेप्ट जब भी अंदर घुसो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अंदर घुसते जाओ, तब मज़ा आता है पढ़ाने में। यहाँ तो अभी हम लोगों को बहुत थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन तब भी बहुत कुछ जानना यहाँ से बचा हुआ है। बहुत कुछ आप लोग नए जान भी चुके होंगे स्कूल कॉलेजेस की अपेक्षा, यहाँ पे आप लोग बहुत कुछ ज़्यादा जान चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। व्हेन एन एसिड, नहीं, अब हम लोग बेस की हम लोगों को कराना है। व्हेन एन बेस, व्हेन एन नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि बॉवेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए होगा। व्हेन ए बेस रिएक्ट विद मेटल, किसके साथ? जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस क्या? हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे कि बेस प्लस मेटल इक्वल टू साल्ट, क्या बनेगा? साल्ट प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस। साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। अब एक दो इसके एग्जाम्पल तो खुद भी कोई भी कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, बेस का एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl ले लिया, प्लस नहीं, NaCl तो बेस कहाँ है भाई? NaCl तो कुछ और है, साल्ट है। तो NaOH लिया हमने, NaOH प्लस, अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ? मेटल के साथ रिएक्शन कराई, और यहाँ से बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे दो लेने पड़ेंगे हम लोगों को, NaOH। ठीक है, तो और इसका नाम क्या है? ये साल्ट ही है, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? सोडियम जिंकेट। ठीक है, जब कोई बेस मेटल से रिएक्शन करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, केवल और केवल कुछ मेटल ही ऐसी हैं जो कि हाइड्रोजन गैस देती है, सभी मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं देती। ठीक है, ऑल मेटल्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती हैं, केवल कुछ ही मेटल ऐसी हैं जो कि हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, अभी ये हम लोगों के समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, देखो यहाँ पे पॉइंट बना के लिखते हैं, बस केवल नोट कर लो, अगर समझ पाओ तो समझ जाना। ऑल मेटल्स डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस because metals and base both give electrons and electrons are negatively charged। ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। अब इधर भी निगेटिव चार्ज और इधर भी निगेटिव चार्ज। भाई मेटल ने भी इलेक्ट्रॉन दे रही है और बेस भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, अब इस पे भी निगेटिव चार्ज और इस पे भी निगेटिव चार्ज, दोनों तरफ निगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन ए है, एक इलेक्ट्रॉन ए है, इस पे भी निगेटिव चार्ज है, इस पे भी निगेटिव चार्ज। अब दोनों सेम चार्ज के, जब दोनों सेम चार्ज हो, जिन पे दोनों पे या तो दोनों पे निगेटिव चार्ज हो या दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, दूर जाते हैं।
दूर जाते हैं, एक दूसरे के पास नहीं आते। हमेशा जब एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे पे निगेटिव चार्ज होगा तभी एक दूसरे के पास आएंगे। अगर दोनों पे सेम चार्ज है, इस पे भी निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज, इन्हें पास लाने की कोशिश करोगे ये पास नहीं आएंगे। अगर पास आएंगे तो बहुत फोर्स देना पड़ेगा तभी पास आएंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं चुंबक के द्वारा। देखो, जब सेम साइड की, जैसे या तो नॉर्थ नॉर्थ मैच करोगे या साउथ साउथ मैच करते हैं तो रिपल होते हैं, दूर दूर भागते हैं, पास पास नहीं जाते हैं। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रॉनों इस पे होता है, चार्जों पे। जब सेम चार्ज के होंगे दोनों पे, या तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज हो या दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, जब सेम चार्ज के होंगे तो दोनों दूर भागेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को। पास लेने को आगे आओगे, पास आएंगे, दूर भागेंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए क्यों इलेक्ट्रॉनों पे इस पे भी निगेटिव चार्ज, इस मेटल पे भी निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो तभी सभी मेटल नहीं देती हैं, केवल थोड़ी ही मेटल ऐसी होती हैं जो कि देती हैं। ठीक है, इतना नोट किया होगा। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। ये समझ आया होगा, बेस प्लस मेटल, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। हम लोगों से पूछा जाएगा, जो हम लोगों से यही पूछा जाएगा कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल विच गैस प्रोड्यूसेस, तो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसर। ठीक है, ये जानकारी थोड़ी आगे के लिए हो गई है कि सभी मेटल ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि दो मेटल और बेस जो होते हैं दोनों ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे, दोनों पे इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, दोनों तरफ निगेटिव चार्ज होगा, और दोनों तरफ निगेटिव चार्ज होने के कारण वो रिएक्ट ही नहीं करती हैं, वो रिपेल, एक दूसरे को रिपल करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, दूर दूर भगाती हैं। भाई जैसे कि हम लोगों को होता है ना, कभी कभी जब मैच नहीं होता है कोई चीज़ घरों पे, जब हम लोगों का जैसे जो फ्रेंडशिप चलती है उसमें जब सेम क्वालिटीज नहीं मैच होती हैं तो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तुम हमसे बात मत करना, तुम हमसे बात मत करना, ना वही होता है। तो यही इलेक्ट्रॉनों में भी होता है। सेम चार्ज, जब तक चार्ज सेम होगा, जब सेम होगा तो रिपल करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे बोलना बहुत ही पॉजिटिव बंदा हो, मतलब पॉजिटिव का मतलब है हर चीज़ में हाँ हाँ करने वाला, तो फिर बनती नहीं है वहाँ पे, फ्रेंडशिप में ख़त्म हो जाती है फ्रेंडशिप। तो उसी हिसाब से ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। व्हेन ए वेज रिएक्ट विद एसिड, व्हेन ए वेज रिएक्ट विद एसिड, salt and water produces, salt and water produces, और इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल तो हम लोग बहुत कर चुके हैं। बेस प्लस एसिड या एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा? साल्ट प्लस वाटर। क्या बन जाएगा? साल्ट प्लस H2O। और इसके तो एग्जाम्पल बहुत सारे हम लोगों ने पीछे देखे हैं। ठीक है, वहीं से एक दो एग्जाम्पल नोट करना है हम लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी बची है, लास्ट प्रॉपर्टी बची है। लास्ट प्रॉपर्टी है, जब कोई बेस when a base react with non-metal oxide, जब कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? When a base react with non-metal oxide, salt and water produces, salt and water produces, water produces। ठीक है, जब कोई बेस जो होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड होगा। जब कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर बनेगा। जब साल्ट और वाटर बनता है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई भी बेस हो वो किसके साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है,
और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। जैसे कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, CO2। इसके से हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ से क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। साल्ट में क्या बन जाएगा, CaCO3 और प्लस H2O। और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या है, एक साल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट और एक साल्ट है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इससे हमें क्या पता चला, जब कोई बेस जो है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीन अपक्रिया। जैसे कि एग्जांपल हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन किया, CaCO3 और H2O बना लिया। इससे हम लोगों को क्या पता चला, जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। अब देखो, जो हम लोगों को पॉइंट लिखना है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिड होते हैं, तभी तो भाई रिएक्शन बनेगा। देखो, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तभी साल्ट बनता है। ठीक है, और यहाँ भी साल्ट बन रहा है। तो जो पॉइंट हम लोगों को लिखना है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और इसके एग्जाम्पल, जैसे कि इसके एग्जाम्पल जो हम लोग देखते हैं वो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। देखो, इसका पहला एग्जाम्पल जैसे CO2 गैस, जो अभी नीचे हम लोगों ने लिखा है, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो नॉन मेटल ऑक्साइड, CO2 गैस हो गई, SO2 गैस हो गई। तो ये सभी कैसे होंगे, ऑक्साइड जो होंगे वो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, जो ये CO2 गैस हो गई, SO2 गैस हो गई, ये सभी ऑक्साइड कैसे हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, जो कि एक मेटल ऑक्साइड है। और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है आज। इसकी पूरी प्रॉपर्टीज देख ली हैं, सभी प्रॉपर्टी देख ली। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी इसकी थी कि जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी थी शॉपी इन नेचर होते हैं। तीसरी थी बिटर इन टेस्ट होते हैं। और जो एक्को सोल्यूशन ऑफ बेस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। 4 प्रॉपर्टी हो गई। जब एक बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता था, साल्ट बनता था और हाइड्रोजन गैस निकलती थी। उसके अलावा जब एक एसिड जो रिएक्शन करेगा बेस के साथ, तो बेस जब एक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है, क्या बनता है, तब बनता है साल्ट और वाटर बनता है। उसके अलावा जब हम लोगों ने नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तब भी साल्ट और वाटर बना। इससे हमें पता चला कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने लोग अगली क्लास में। उम्मीद है बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। अपना रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहो। जितना रिवीजन करोगे उतनी ही प्रैक्टिस बनेगी, तो हम लोग एग्ज़ाम में उतना ही अच्छा लिखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।